पहला शुरू किया था हमने क्या, पावलोव जो है जी, पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है बेटा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। किस पर प्रयोग किए इन्होंने? कुत्ते की लार ग्रंथि पर। ठीक है, और नोबेल प्राइज कब मिला? 1904 में। किस क्षेत्र में मिला? जीव विज्ञान। अब ये जो पावलोव जो है, पावलोव ने हमें दो चीजों के बारे में विस्तार से बताया। एक का नाम है स्टिमुलस, जिसको किससे दर्शाते हैं अपने? एस से। और एक क्या है जी? रेस्पॉन्स। स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहते हैं जी? उद्दीपक। और रेस्पॉन्स को क्या कहते हैं? अनुक्रिया। प्रत्येक वो चीज जो हमारे दिमाग को काम पर लगाए क्या है जी? और जो दिमाग जो जवाब देता है वो क्या है? रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। इसके दो प्रकार में कौन कौन से? एक का नाम है यूसीएस और दूसरे का नाम है सीएस। आर भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा? यूसीआर और दूसरी चीज सीआर। नाम बताया था ना कल जी। यूसीआर का पूरा नाम जी अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या शब्द बन जाएगा? अनकंडीशनल। कंडीशन का मतलब शर्तों, और कंडीशनल जो शब्द है वो तो शर्त है, अनकंडीशनल यानी बिना शर्त की। और एस किससे डिनोट कर रहा है जी? स्टिमुलस से। तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बनाऊंगा तो बना लेंगे ना आप, क्या हो जाएगा जी? इसे कई लोग यूएस भी कहते हैं। क्या नाम है? यूएस यानी क्या बन जाएगा? अनकंडीशनल। ये सेम ही चीज है। इसे भी क्या बोल देंगे आप जी? मैं यहां केवल इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। क्या फुल फॉर्म होगी? कंडीशनल रिस्पॉन्स। और यूसीआर की क्या बन जाएगी जी? और रेस्पॉन्स का हिंदी में नाम क्या बन जाएगा? स्टिमुलस का हिंदी में नाम। अब ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों को हमने जिस उदाहरण से समझा था, मैं अगर उसकी बात करूं या पहले हिंदी में नाम बताऊं, उद्दीपक को क्या कहते हैं हिंदी में? सॉरी, स्टिमुलस को क्या कहते हैं? उद्दीपक। और ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं स्वाभाविक। अनकंडीशनल क्या नाम है? स्वाभाविक की जगह एक नाम और आ सकता है जिसे कहते हैं प्राकृतिक। क्या शब्द है? प्राकृतिक। और एक बहुत ही अलग नाम आ सकता है अनुनाबंधित। क्या नाम है? अनुनाबंधित। और ये तीनों ही नाम किसके लिए आएंगे? उद्दीपक के लिए। पूरा नाम क्या बन जाएगा हिंदी में? स्वाभाविक उद्दीपक, या फिर प्राकृतिक उद्दीपक, या फिर अनुनाबंधित। बहुत ही पहली बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग नाम लगेंगे जी। ये बात इसमें क्लियर हमने कल की थी कि जिसका पहले कोई संबंध हो या जो अपने आप संबंध स्थापित हो, वो चीज क्या है? प्राकृतिक कहो या उसे स्वाभाविक कहो। अपने आप संबंध होने का मतलब, जैसे कुत्ते वाला जो उदाहरण है, कोई कुत्ते को भोजन देखकर क्या आई? लार गिरे। तो ये स्वाभाविक चीज है, ये कोई सीखने वाली चीज नहीं है। आपने अपने आप ये चीज सीखी है जी कि कोई जो है, अगर मान के चलिए जोर से अगर आपके आंख तक हवा पहुंचाए, चाहे फूंक के माध्यम से, चाहे तेज आंधी चले, तो आंख अपने आप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ये चीज सीखी नहीं है। हम बोर हो जाएं या हमें कोई शरीर के अंदर से ऐसी प्रतिक्रिया है कि वो उबासी जो है या फिर छींक जो है, ये खांसना, ये छींकना, ये उल्टी, कहीं कोचिंग थोड़ी ली है इनकी, ये अपने आप आता है। ये चीज क्या है? स्वाभाविक है। और जो सीखना पड़े वो स्वाभाविक नहीं, वो क्या होता है? अस्वाभाविक। ऐसा नहीं है कि अस्वाभाविक जो है वो गलत चीज है। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? प्राकृतिक की जगह हम क्या लिखेंगे? कृत्रिम। देखो, अप्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के क्या हो? खिलाफ। और कृत्रिम का मतलब होता है जो हमने बनाया है, मनुष्य ने कोई जो बांध बने हैं, वो क्या है? कृत्रिम है। लेकिन जो नदियां हैं, जो महासागर है, वो क्या है? वो प्राकृतिक है। अनुनाबंधित की जगह क्या शब्द आ जाएगा जी?
अनुबंधित, यानी जिसकी क्या हो रखी हो, कंडीशनिंग हो रखी हो। और ये तीनों शब्द किसके लिए हैं जी? रिस्पॉन्स के लिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनुक्रिया। क्या नहीं बोलना, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया अलग चीज है। तो यहां इस चीज को नॉर्मल वे में अगर आप ऐसे समझे कि अनुबंधित यानी जिसका क्या हो चुका है, बंधन हो चुका है। जैसे आपका अनुबंधन है कि मैं अगर बोलूं हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ से हम ये समझते हैं कि ये एक जिला है, हम जहां पढ़ रहे हैं ये भी हनुमानगढ़ ही है। असल में हमने इस एरिया को नाम दे दिया हनुमानगढ़। हो सकता है किसी और आदमी को पता ना हो कि हनुमानगढ़ कहां है जी, तो उसका इस शब्द से क्या नहीं हुआ जी, अनुबंधन नहीं हुआ। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लॉस एंजलिस, तो हो सकता है किसी ने तो सुना और किसी ने ये शब्द ना सुना हो। कोई हो सकता है, जैसे मैं जयपुर बोलूं जी, जयपुर नाम लूं, तो हो सकता है किसी के लिए इतना ही अनुबंधन है कि जयपुर तो राजधानी है। किसी के लिए हो सकता है कि पोलो विक्ट्री पर जाके बस रुकती है जी, मैं पेपर देने गया। किसी के लिए वो जीटी जो मॉल है वो यादगार हो सकता है। किसी के लिए एसएफएस में आईसीजी कॉलेज यादगार हो सकता है। किसी के लिए कोई सीतापुरा, किसी के लिए प्रताप नगर, किसी के लिए मालवीय नगर, किसी के लिए राजा पार्क। अलग अलग क्षेत्र जो है आपको याद हो सकते हैं। किसी के लिए जयपुर कोई जानता ही ना हो, कोई ऐसे दुनिया में वो भी तो लोग हो ना, सब लोग जयपुर जाने जरूरी थोड़ी है जी। तो जिस चीज के साथ जितनी आपकी दिमाग की जानकारी है वो ही क्या है जी, अनुबंधन है, वो कंडीशनिंग है। जैसे कंडीशनर नाम सुना है आपने, शैम्पू या कंडीशनर होता है, वो क्या करते हैं जी, वो बाल को इस प्रकार से मतलब कोमल या सॉफ्ट कर देते हैं कि आप उनको जैसे चाहें वैसे, जैसे जेल है, वो भी तो कंडीशनिंग कर रहे हैं जी। नॉर्मल जैसे बाल होने थे वैसे थे, लेकिन आपने तेल से या जेल से जो है जेजीबी या हनी सिंह आप बन गए जी। ये आपने बालों के साथ क्या किया है, कंडीशनिंग। जैसी आपको भगवान ने शक्ल दी थी वो अनकंडीशनल थी। आपने जा जा के पार्लर में जो ये लिपा पोती कर ली वो क्या है, कंडीशनिंग है। लेकिन पार्लर वालों को इतना गलत कहना भी गलत ही होगा जी। आप समझ सकते हैं, हो सकता है पीड़ित तो हो, तो इतना जो है हम उसको बुरा बोले, वो भी भला काम ही कर रहे हैं जी। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है वो 3 दिनों से अपने शादी में बहुत ज्यादा बिजी है कि पहले दिन जो है वो उसका जगराता था, अगले दिन कोई रात में मेहंदी लगा रहा था, उसको दिन भर के काम करने थे। सारे दिन उसने वो इतना वजन लद के जो है वो फेरों में पहुंचा, और फेरों में पहुंचे बैठे, और पास जो बैठी हो जी उसको देखते ही ऐसा कुछ हो तो जान निकल सकती है जी, थकान के मारे। इसलिए पार्लर वाले क्या करते हैं, उस थके आ रहे इंसान के साथ एक उसको मौका देते हैं कि ये दिल तो तेरा टूटेगा, लेकिन तू सुबह जब नींद लेकर उठेगा तब टूटेगा। तो उस वक्त सुबह सुबह थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, उसको पता भी चल जाए कि अभी अभी ये प्लास्टिक उतरा पड़ा है सिराने पे, ठीक है, ये वही मैडम थी जो रात जो है फोटो में सुंदर नजर आ रही थी। वो दुख चलो फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन थकान के मारे वो 3 हाथों हाथ जो है, ठीक है, इतना ऑन द स्पॉट जो है वो, हाँ, या तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है जी, ठीक है। तो यहाँ पार्लर वाले जो है वो इंसाफ कर रहे हैं। पर कभी कभी जो अपने जैसे वीडियो देखते हैं ना, उनमें ऐसा लगता है कि यार तो जमे रोध है, इतनी भी नहीं कहा, चल ठीक है आप थोड़ी बहुत लिपा पोती करो चलता है, पर आप ऐसे थोड़ी यार जमे क्या, एकदम ही आप वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो वो गलत है। थोड़ा बहुत आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो ऐसा मत करें, किसी की जान ऐसे निकल जाती है बद्दुआ लाग से जी, तो वो चीज क्या नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो स्वाभाविक शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। एक होता है स्वभाव जिसे कहते हैं टेम्परामेंट, और एक होता है आपका क्या चीज है, नेचर। एक इसके सिमिलरिटी है, आप शायद बारिश से कोई मैसेज है ना, स्वभाव, और एक होता है आदत। आदत का जो मतलब है, आदत हमारे, आदत बदली जा सकती है जी, लेकिन जो स्वभाव है ना वो नहीं बदलता। बेसिक इसकी गहराई में बात करें तो जो टेम्परामेंट, जैसे कुत्ते की जो आदत है, चाहे वो पूंछ हिलाने की हो, चाहे वो जीभ बाल लटकाने की हो, या भौंकने की हो, या काटने की हो, वो उसका क्या है, स्वभाव है। तो वैसे ही आदत एक अलग चीज है कि आपको हो सकता है
कि फिल्में देखने की आदत हो या कोई धूम्रपान करने की आदत हो, वो आदत अलग चीज है। स्वभाव जो है मूलतः, जैसे पानी का स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहेगा और आग का स्वभाव है कि वो ऊपर की ओर जाएगी, और ये स्वाभाविक है। अगर आप चाहें कि आग नीचे की ओर बहे तो आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए आग को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सेम वही बात पानी के साथ है। पानी अपने आप स्वाभाविक रूप से किस दिशा में बहता है जी, लेकिन अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कोई मोटर या किसी और माध्यम से लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर पानी नीचे बह रहा है तो ये क्या चीज है? अनकंडीशनल है, ये स्वाभाविक है। वो जो दिया, वो दीपक, वो चिराग जो ऊपर की ओर जल रहा है, वो क्या है जी? स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो नीचे की ओर जले या पानी ऊपर की ओर जाए तो ये क्या है जी? अस्वाभाविक। समझ में आ रही है बात? दो हिस्सों में बंट गया इस पावलोव के सिद्धांत को कि एक जो चीज क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, और दूसरी जो हमने क्या है, उसकी जगह हमने ले ली है। जैसे ये जो मेरे हाथ में है, ये क्या है जी? घड़ी। ये क्या है? यूसीएस है या सीएस है? इन चारों में से क्या है ये घड़ी जो है? इन चारों में से गौर से ध्यान से बताइए, चार ऑप्शन आपके पास। ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, मैं कोई मसूरी कौन करूंगी? मैं ये कहूं भी चीज की है, मांगड़ी चीज की भी मसूरी करनी भी नहीं चाहिए। दान की बच्ची के क्या है, दांत नहीं गिनते ना। तो ये जो चीज है, इनमें से क्या है जी? घड़ी। इन चारों में इतना बढ़िया बड़ा उदाहरण दिया, फिर जरा समझ को नहीं है। चारों में से ये क्या है? पहले तो उद्दीपक बताओ क्या होता है जी? उद्दीपक किसे कहते हैं? जो दिमाग को काम पर लगाए। इसको देखकर कुछ तो आप घड़ी बोल रहे हो ना, कोई से वॉच बोलता होगा जी, कोई किसी और भाषा में कुछ और बोला जाता होगा। वो अगर आप घड़ी बोल रहे हो तो वो तो अनुक्रिया है, ये खुद क्या है? उद्दीपक है। लेकिन ये कैसा उद्दीपक है? ये शब्द। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, ये सी है, तो समझ में आया? ये हकीकत है और ये उसका प्रतीक है, ये स्वाभाविक है, और ये क्या है जी? अस्वाभाविक है। इस घड़ी को घड़ी कहना क्या है? कहना यानी क्रिया। इस घड़ी को घड़ी कहना क्या है? यूसीआर। लेकिन इस घड़ी को घड़ी कहना क्या है? उदाहरण और चेंज कर दे। जैसे मैं खुद जो हूं, इन चारों में से क्या हूं? मैं खुद क्या हूं? यूसीएस। और मुझे जो आप समझते हैं, चाहे मनोविज्ञान का टीचर जाने या मेरा नाम जानते हो या जो भी चीजें आपने कोड वर्ड में और नाम रख रखा हो, वो जो है वो क्या है? यूसीआर। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम किसका प्रतीक है जी? ये जो भी है, जो भी होता, ये क्या होता जी? और जो मैंने नाम लिख दिया, अगर वो जो नाम लिख दिया उसको आप टीचर समझ रहे हो, वो क्या है? वो क्या है? सीआर। तो ये दिमाग जो काम करे वो क्या है? आर है। और जो दिमाग को काम पे लगाए वो क्या है? एस है। एस कितने प्रकार का? कौन कौन सा? अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस, और इस तरफ जी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल। और अंतिम बात इसके बाद दोबारा ना बताना पड़े, कंडीशन का मतलब शर्त, जिसमें कोई शर्त ना हो, जो जैसा है वैसा। जैसे मछली मान के चलिए गलफड़ों से सांस लेती है जी, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये चीज स्वाभाविक है। हम अगर गलफड़ों से सांस लेने लगे या यूं समझ लो आदमी तैरने लगे तो ये क्या नहीं है? स्वाभाविक नहीं है। मछली तैरे तो ये क्या है? स्वाभाविक। हम चले स्वाभाविक है, लेकिन मछली चले जमीन पर तो ये क्या है? अस्वाभाविक है। जो जिसका नेचर है उसमें परिवर्तन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा जी? अस्वाभाविक। तो शर्त वाली लाइन से दो लाइन याद आई मुझे कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, फलक पे सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया,
जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो जिसमें कोई शर्त ना हो वो क्या है? जैसे माता पिता का जो प्यार है वो क्या है? अनकंडीशनल। आप छोटे हैं तब भी प्यारे थे और बड़े हैं तब भी प्यारे हो। आप कमाते हो तब भी उतने ही अजीज हो और ना कमाते हो तब भी उतने। इलाज को नहीं तो माड़ो जान जो माड़ो आ जाए करे। लेकिन दूसरा जो जेंडर है ना वो कंडीशनल है। हमें से बोलने की जो प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव जो है वो बहुत रेयर जो चीज है। यहां कंडीशन है कि नौकरी है तो आगे प्यार है, या अगर इतनी जमीन है तो आगे शादी है जी, या प्यार है जी। घर वाले जो रिश्ता कर रहे हैं कि लड़के के पास जमीन भी होनी चाहिए, लड़के के पास सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए, लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए। यानी आप जो ठोक बजा के देख रहे हो चीज को कि मतलब जमीन भी है और जो है नौकरी भी है, वो तो पुण्य है। और दहेज लेना जो है वो क्या है? मैं समर्थन नहीं कर रहा दहेज का, मैं कह रहा हूं अगर दहेज पाप है तो यहाँ ठोका भी नहीं करके चेक करना भी क्या है? वो भी महापाप है। दोनों बराबरी, आप बोलते हो कि बराबर होना चाहिए, तो बराबर में दोनों नियम लागू करो ना। फिर अगर ऐसी जो चीजें हैं तो जो भी कार्य है जो स्वाभाविक रूप में हो जाए वो क्या है? अनकंडीशनल। और जो जिसमें कुछ परिवर्तन करके हो वो क्या है जी? कंडीशनल। लिखिए कल जहां पे छोड़ा था उसके बाद ये दोनों नाम लिखे तो नहीं थे ना कल? ये बना लीजिए चार्ट जी। मैं घड़ी और ये बाकी नाम मिटा देता हूं इसमें। बिया को बिया लिख लें जा। टीचर ने अगर लिखा है स्टार लगाया तो स्टार लगाना जरूरी है। हिंदी वाले तीनों नामों का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची कह सकते हो आप। तीनों के आगे उद्दीपक लगाया जा सकता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस और वो क्या बन जाएगा? कंडीशनल स्टिमुलस। बाद में तो इसने यूसीएस के भी दो प्रकार बताए थे, उन पे भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए वो समीकरण की जो हम बात कर लेते हैं जी। लिख लिया ये कि पावलोव ने जो कुत्ते पर जो प्रयोग किया उस प्रयोग से क्या चीजें निकलकर सामने आई। एक, जब तक क्या नहीं हुआ था? बंधन नहीं हुआ था, तो उसे हम कह सकते हैं अनुबंधन पूर्व। एक घटना तो अनुबंधन के पहले की है और एक घटना अनुबंधन जब हो रहा था यानी वो प्रक्रिया के दौरान की है। और एक क्या है? अनुबंधन के बाद। हम कह सकते हैं पश्च अनुबंधन। क्या क्या फर्क पड़ता है इसमें जी? तो देखिए अनुबंधन से पहले की जो बात करें अगर हम,
तो दो चीजें हमने कल लिखी थी कि जब कुत्ते के सामने क्या लेकर आया गया, भोजन, तो कुत्ते ने उसे देखकर क्या गिराई, लार। और जब कुत्ते के सामने क्या बजाई गई, घंटी, तो उसने कोई भी क्या नहीं दी, प्रतिक्रिया, यानी कोई प्रतिक्रिया या कोई अनुक्रिया नहीं। ठीक, अब ये जो चीज हो रही है, ये जब तक आप जान, जैसे मान के चलिए ये टॉपिक है, आपके लिए हो सकता है बिल्कुल नया हो, तो इससे पहले की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनुबंधन के पूर्व। इससे पहले जानते ही नहीं थे। अब हम जो कर रहे हैं, बार बार जो बता रहा हूं, यानी ये प्रक्रिया क्या चल रही है जी, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पावलोव है बेटा, इन्हें ये शब्द का ये मतलब होता है, ऐसा सवाल आता है, ऐसे पूछेंगे जी। और ये जब आप सीख जाएंगे तो कौन सा लेवल आ जाएगा, फर्स्ट अनुबंधन। तो अनुबंधन के कितनी स्टेज बताई है इसने, 3। एक अनुबंधन से पहले, एक अनुबंधन के दौरान, और एक अनुबंधन के दूसरी स्टेज में क्या होता है कि आपने दोनों को एक साथ पेश किया। किस किस को भाई, भोजन और घंटी को लगातार एक साथ पेश किया, तब भी कुत्ते ने क्या गिराई, कुत्ते को बार बार ये जो चीज दोहराई गई एक साथ, तो उसके दिमाग में ऐसा हो गया कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो आपस में लेना देना है। तो उसने क्या है, एक ऐसा टाइम आया जब केवल घंटी बजते ही क्या गिरा दी, कुत्ते ने क्या गिरा दी, लार। मैं इतनी बार कुत्ता बोल रहा हूं, मतलब धर्मेंद्र की फीलिंग आ रही है उसके हर एक फिल्म में, है ना, कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंतीन कुत्तों के सामने, कुत्तों के दोष बापड़ा, अच्छा तो देखने तो तेरे दिक्कत है, तो सिर्फ एक पशु के साथ ही इतना वो जो है भेदभाव, ऐसे नहीं बोला गधों के साथ मत नाचना, कुत्तों को तो बुरा लगता होगा ना फिर कि हमारे सामने कौन नाचने, आपकी बात थोड़ी है जी। तो ये जो है बात यहाँ कुत्ते बिल्ली की है ही नहीं, हमें सीखना ये है कि इन दोनों, ये दोनों क्या थे, उद्दीपक, और ये सारी चीज क्या है जी, ये रिस्पॉन्स। इस तरफ जो लिखा है वो एस है, और इस तरफ लिखा है वो क्या है, लेकिन कौन सा है ये चेक करना है हमें जी। बताइए भाई, भोजन क्या है जी, यूसीएस, कैसा उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक है, और इससे कुत्ता लार गिरा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। तो ये क्या हो जाएगा जी, पेपर में ये ना देकर ये देगा जी, ये जो नाम है यूसीएस। घंटी क्या है जी, जानबूझकर कुत्ते का घंटी से संबंध, वैसे घंटी यूसीएस भी हो सकती है जी, किसी के लिए सीएस, किसी और का क्या हो सकता है जी, यूसीएस हो सकता है जी। और यहां क्या है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई बात नहीं। भोजन किसका रोल निभा रहा है, फिर से बताना, यूसीएस का। घंटी किसका, सीएस का। तो ये लार क्या है, ये लार किसके लिए है, भोजन के लिए। तो भोजन के लिए लार को क्या कहते हैं, यूसीआर। लेकिन बड़ी बात ये हो गई जब उसने कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये सीख लिया कि वो जब घंटी बज रही है तभी वो क्या है, लार गिराने लग गया जी। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप किसी कुत्ते को बुलाते हैं, कुत्ते जुड़ी बात बोले तू 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 तू, वो समझ जाता है ना कि इस इशारे का मतलब ये तेरे को बुला रहा है, बुला रहा तनकीन की देगो, रोट नहीं तो सोट। अरे सोट देने का नहीं, बुलाना कौन बेटा, ये सीधी मेल दे बोले। तो ये जो चीज कुत्ते के साथ अनुबंध, आप कुत्ते को और किसी चीज से बुला लो भले, इसको तू तू कर रहे हो, उसको कोई ऐसे कोई और नाम से बुला दो, नाम तो मैं क्यों बोलूंगी, जो को लिया गलत हो जाएगा। तो आप उसको किसी और नाम से बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उस नाम से उसका क्या नहीं हुआ, अनुबंधन नहीं हुआ। इतने सालों में उसने ये सीखा है कि ऐसी ऐसी आवाज पे जाना होता है। तो कुत्ते ने बोलो दिरे, तो वो पास थोड़ी है, वो इस शब्द को जानता है कि वो मतलब प्योरिस्म है। अब रोट को कोई चांस नहीं, अब केवल चांस है शॉर्ट को है। तो ये जो चीज है जानवर भी सीख सकता है, और ये जानवर नहीं, ये आपने भी, आपने मान के चलिए कोई ऐसा काम किया, आप जो है वो छोटे, जब आप मिट्टी में खेल रहे हो, आपने मिट्टी खानी शुरू कर दी होगी जी, तो घर वालों ने बोला कि ना नहीं खाना, तो वो जो चीज है, या हाथ दिखाया होगा, तो हम ये समझ गए भी ऐसे कोई हाथ दिखाए तो वो मना कर रहा है। अब हाथ दिखाने में अलग अलग बात है कि हाथ ऐसे दिखाए तो न्यारी चीज है, ऐसे दिखाए तो अलग चीज है।
अंतर है ना। फिर धीरे धीरे ये सारी बातें जो सीखी है, जो स्वाभाविक रूप से सीखा गया है वो कैसा है, यूसीएस है, और जो बाद में सीखा है वो क्या है, सीएस। तो इसके जब आप उतारो तो साथ में ये नाम ध्यान से लिख लेना, लिख लो भले तीनों जो है। मैं इनको किसी लाइन से अलग कर देता हूं, हालांकि पहले वाले में केवल मैं एक लाइन भी लिख लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पावलोव पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी और चलेगा, आज भी पूरा नहीं होगा और हो सकता है कल भी पूरा ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये टर्म हर जगह बाद में काम आएंगे जी। चार बड़े अगर हम आदमी पढ़ेंगे मनोविज्ञान में तो पावलोव, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की तो कह सकते हैं बड़े रूप में, पर यहां चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है बिने, एल्फ्रेड बिने, क्योंकि टर्मन और सब बिने के आगे जो है वो रूप लेंगे जी। तो अधिगम में बड़ा हो जाएगा पावलोव, बाल विकास में बड़ा हो जाएगा जीन पियाजे, व्यक्तित्व में बड़ा हो जाएगा फ्रायड, और बुद्धि वाली यूनिट में कौन, बिने। लिखिए ये उदाहरण किसी भी रूप में आप अपने स्तर पे समझ सकते हैं। यहां जानवर बदल दिया जाए, कोई क्रिया और कर दी जाए, तब भी सेम बात हो सकती है। कैसी भी चीज जो है कि बार बार एक टाइम पर एक चीज को दोहराया, इतनी बार दोहराया, जैसे हमें सिखाते समय जो है एबीसीडी सिखाते समय मान के चलिए जब जब टीचर ने एस से लिखा और बाद में क्या बोला ए, और जब जब ऐसा डिजाइन बनाया और बाद में क्या बोला बी, और ऐसा डिजाइन बनाया क्या बोला सी, दोनों एक साथ आए। उसने पहले ये चित्र बनाया फिर सी बोला, इतनी बार बोला कि हम समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। इसका नाम क्या है, सी। जब जब हमने गाय को देखा, हमारे अभिभावक ने हमें बताया कि ये गाय है, छोटे बच्चे ने 10 बार 20 बार उत्सुकता पर पूछा ये क्या है, तो बताया कि ये गाय है, तब क्या संबंध हो गया, अभी ऐसे ऐसे डिजाइन की चीज क्या होती है, गाय होती है। वो हो सकता है पहली बार भैंस को देख के भी क्या बोल सकता है, उसने पहले अनुबंधन हो रखा है, फिर बाद में सुधार आएगा उसमें, वो तो एक अधिगम का अगला लेवल हो गया। पर अधिगम का बहुत सिंपल सा ये तरीका है कि दो चीजें एक साथ, उस ऐसे जानवर को एक नाम दे दिया, साथ साथ आया, वो जो खुद भैंस थी, गाय थी, घोड़ा था, गधा था, चम्मच थी, नाखून थे, सब क्या है, यूसीएस। और उनका जो मैंने ये नाम बोला है ये क्या है, सीएस। अब जब दोनों एक साथ इतने एक हो गए कि जब हम चम्मच बोलने तब चम्मच का सामने होना जरूरी अब है ही नहीं। असली चम्मच को भी हम चम्मच कहते हैं और उसके नाम को भी चम्मच ही समझते हैं। ये जो कंडीशनिंग हो गई है इस नाम से, उस यंत्र का, उस औजार का नाम कुछ और होता तो हम उसे कुछ और कह देते। नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर जो है कुछ टर्मिनोलॉजी है, हेडिंग लिखिए शब्दावली, या लिख लीजिए पावलोव की शब्दावली। कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए किसने, पावलोव ने। हालांकि 4 शब्द मैं पहले लिखवा ही चुका हूं, ये चारों उसी की तो है। कौन कौन से भाई, एक शब्द कौन सा आ गया जी, यूसीएस, एक कौन सा आ गया जी, यूसीआर, एक कौन सा आ गया, सीएस, और एक कौन सा आ गया जी, सीआर। तो पहला तो यही लिख लो जी। अब इन चारों को मैं लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर, ये चारों शब्द पावलोव ने बताए क्या क्या होते हैं, हम जिक्र कर चुके हैं जी। जो बड़ा जो शब्द है जो सीखना है हमें वो है अनुबंधन। क्या नाम है, अनुबंधन। और अनुबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, कंडीशनिंग। का क्या नाम है, कंडीशन। तो अगर मैं इसे परिभाषित करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि कुत्ते, जो कुत्ता है उसमें भोजन और घंटी के एक साथ आने से दोनों में क्या हो रहा है, वो संबंध स्थापित कर पा रहा है।
यानी जब यूसीएस के साथ क्या आए, सीएस, जो यूसीएस के लिए जो काम हो रहा था वो किसके लिए होने लग जाए, तो क्या हो गया समझो, अनुबंधन हो गया। इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी रूप में अगर ये बोला जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान, और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ये आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आप एक तो हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी के साथ का आपका अनुबंधन हुआ है, ये मैंने हिंदी में बोला तब आप समझ गए, ये कोई तमिल तेलुगु में बोलता तो समझ नहीं आता। दूसरा, आप ये भी जानते हो कि भारत क्या है, आप ये भी जानते हो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्या है, और आप ये भी जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होती है और जनसंख्या क्या होती है। यानी इन सारे आंकड़ों से आपका क्या हो रखा है, अनुबंधन। तो परिभाषा लिखिए, अलग से जो बनाई गई है इसमें लिखिए, यूसीएस के लिए, यूसीएस के लिए होने वाली अनुक्रिया, यूसीएस के लिए होने वाली अनुक्रिया जब सीएस के लिए भी होने लगे, यूसीएस के लिए होने वाली अनुक्रिया जब किसके लिए होने लगे, सीएस के लिए होने लगे, तो इसका अर्थ है अनुबंधन हो चुका है। तो इसका अर्थ है अनुबंधन हो चुका है। ठीक है, तीसरी चीज लिखिए आप, तीसरा शब्द, यूसीएस के प्रकार। सबसे सारी चीजें जिस शब्द पे टिकी हुई है वो है यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनुनाबंधित उद्दीपक, इसी का नाम है ना, स्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक। पावलोव ने क्या कहा है कि यूसीएस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक का नाम है ऐषणात्मक, कौन सा? ऐषणात्मक, और दूसरा विकर्षणात्मक। ऐषणात्मक और विकर्षणात्मक, यानी एक तो पॉजिटिव और एक क्या थी, नेगेटिव, एक अट्रैक्टिव और दूसरा डिस्ट्रैक्टिव। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस। ये बार बार नाम है, क्योंकि अभी हमने 10-20 बार ले लिया होगा, पर दिमाग को याद रखने के लिए काफी टाइम लगता है जी। हर वो चीज जो दिमाग को क्या करे भाई, काम पर लगाए, क्या है, उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और वो है वैसे का वैसा, तो वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल, स्वाभाविक। लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव। क्या मतलब हुआ? जैसे मैं ये बोलूं कि कोई चीज हमें डरा रही है, तो क्या वो दिमाग को काम पर नहीं लगा रही है जी? डराना भी अपने आप में काम पर ही है। और कोई चीज जो है हमें बहुत अच्छी लग रही है, तब भी वो दिमाग को क्या है जी, काम पर लगा रही है जी। तो अगर वो अपनी तरफ खींच रही है तो वो अलग प्रकार का उद्दीपक है, और अगर वो अपने से क्या कर रही है जी, दूर कर रही है, तो वो अलग प्रकार का उद्दीपक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक व्यक्ति का नाम है सिगमंड फ्रायड, एक व्यक्ति का नाम है ओशो रजनीश, सुना होगा, नाम भी सुना हो तो भी कोई बात नहीं। और एक व्यक्ति कौन है, पावलोव। या और भी मैं इसमें नाम ला सकता हूं कई सारे। तो अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अगर एक कंक्लूजन में लेकर आना चाहूं
ये कहना चाहते हैं कि ये दो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का क्या नहीं है, अपोजिट नहीं है, बल्कि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे रोशनी का ना होना ही अंधेरा है, दिन ना होना ही क्या है, रात, सुख ना होना ही क्या है, दुख है, सफलता का ना होना ही क्या है, असफलता है। वैसे ही पॉजिटिव का ना होना ही क्या है। ये बात बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। जैसे मित्र और शत्रु, हमें क्या लगता है दोनों क्या है, अपोजिट है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्या ये बात मतलब दिमाग इसको एक्सेप्ट करेगा? आपका जो दुश्मन है, क्या आप एक अनजान आदमी से दुश्मनी कर सकते हैं? आपके लिए जो बिल्कुल अनजान है, बिना किसी कारण का दुश्मनी हो सकती है, यानी वो आपका पहले क्या था, जानकार था, पहले वो आपका मित्र रहा होगा। तो दुश्मन बनने के लिए पहले मित्र बनना, मैं 3 अलग अलग थ्योरीज को कंबाइन करने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कि इसमें एक बार में वो चीजें रजिस्टर्ड ना हो, दिमाग एक्सेप्ट ना करें इन चीज को, कि आप का जो मित्र है वो तब तक मित्र है जब तक वो आपके अनुसार काम कर रहा है, या आप दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। आप किसी को लगातार 5 बार, 6 बार, 7 बार अपना साधन मांगने पर उधार दे चुके हैं, पैसे उधार दे चुके हैं, लेकिन जिस दिन आपने मना कर दिया, हो सकता है कि वो उस दिन के बाद आपसे बातचीत करना क्या है, बंद कर दे। ये जो बात मैं कह रहा हूं कि मित्र और शत्रु एक दूसरे के विलोम नहीं है। हकीकत में आज जो मित्र है जरूरी नहीं कि वो हमेशा मित्र। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपने शत्रु के बारे में इतना गलत भी ना बोलें कि हो सकता है कि आज जो शत्रु है कल वो मित्र बन जाए। ये जो चीज जीवन के किसी फेज में आप समझिए, सिगमंड फ्रायड कह रहा है, एक नाम लेगा वो ओडिपस और इलेक्ट्रा का, कि छोटा लड़का अपने पिता से प्रेम नहीं करता है, माता से ज्यादा प्रेम करता है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। और छोटी लड़की अपने पिता से प्रेम करती है, मां से नहीं करती। और ये विवादित बात यहां आकर रुकती है कि ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो आप समझ, ये प्रेम वो प्रेम है जो पति पत्नी के बीच होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव जो चीज है कि एक छोटा लड़का अपने पिता को अपनी माता के प्रेम का, रास्ते का कांटा समझता है। वो अपने पिता को दुश्मन समझ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ता है पिता से वो प्रेम करने लग जाता है। और आपसे भी अगर मैं पूछूं कि ज्यादा जरूरी क्या है, पिता या माता जी, तो अभी तक ज्यादातर लोगों का जो उत्तर आता है वो माँ उत्तर आता है, कि माँ ज्यादा हमें क्लोज है हमारे लिए। लेकिन उम्र जैसे बढ़ती जाएगी ये उत्तर बदलता जाएगा। हम माँ के साथ जुड़ाव यूं महसूस करते हैं क्योंकि हम उसे जन्म के पहले से जानते हैं, और पिता से जो जुड़ाव है जो तो बाद में शुरू हुआ है। तो आप ये समझिए कि एक चीज जिसको वो दुश्मन समझ रहा है, आगे अपने जीवन में उसको सब कुछ समझने लग जाएगा जी। आदमी तो वही है, चीज तो वही है, सोच परिवर्तित हुई है। जैसे आप जब मां के पेट में थे तो आपको भ्रूण कहा गया, जब आपने जन्म लिया तो आप शिशु हुए, थोड़े बड़े हुए तो आप बालक हुए या बालिका हुए, और बड़े हुए तो किशोर या किशोरी, और बड़े हुए तो लड़का या लड़की, और बड़े हुए तो आदमी या औरत, और बड़े हुए तो बूढ़ा या बुढ़ी। यही हुआ ना। आप
अगर अपने घर में हैं तब आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो। लेकिन अगर आप अपने ससुराल में हो तो वही। मैं अगर अपने ससुराल में हूं तो मैं बटाऊ हो गयो, और मैं जे बुआ घरे गेड़ हूं तो भतीजो हो गयो, और अगर मैं ननियाल में हूं तो मैं भांजा हो गया। एक आदमी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। यही सेम बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग महज नाम है, चीज सारी की सारी क्या है, एक है। दिमाग काम पर लगे, अगर आप किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो और तब वो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है जी। और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, तब भी आप उसे अट्रैक्ट ही कर रहे हो। जैसे आप ये सोचो कि मुझे जो है वो आलस छोड़ना है, तो आप हकीकत में सोच किसके बारे में रहे हो, आलस के बारे में तो सोच रहे हो। तो ये दो जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल मनोविज्ञान में जो इसका नजरिया है, इससे मिलता जुलता नजरिया सिगमंड फ्राइड का है कि वो एक को बोलेगा इथोस और एक को बोलेगा हेनाटोस। एक ऊर्जा बोलेगा जिजीविषा और एक क्या है जी, दूसरे का नाम जो है युयुत्सा। आप जन्मदिन मनाते हैं तो जन्म के नजरिए से देखो तो आप वृद्धि कर रहे हो, लेकिन अगर आप मौत के नजरिए से देखो तो चीज खत्म हो रही है। तो चीज शुरू करने की, जैसे मान के चलिए कि क्लास इससे पहले अगर 5-7 मिनट का ब्रेक था तो आपको ये तलाश थी भी जल्दी सी क्लास शुरू हो जाए, और अब आपको पता है घंटा पूरा हो रहा है तो आपको लगता है जल्दी सी क्लास खत्म हो जाए। आप इस क्लास के प्रति, मेरे प्रति, अपने आप में आपका दिमाग दो अलग अलग एंगल पे जा रहा है। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, लेकिन दिमाग दोनों दिशाओं में काम कर रहा है, एक काम को शुरू करने के लिए और एक काम को खत्म करने के लिए। तो जो शुरू करना है उसे क्या नाम बोला गया जी, ऐशनात्मक, और जो खत्म करना है वो क्या है जी। इसके उदाहरण बता दो जल्दी से कि कौन सी चीज दिमाग को अट्रैक्ट कर सकती है जी। जैसे अगर कोई आपको प्रशंसा करे तो सामान्यतः हम उस काम को करने के लिए क्या है जी, प्रेरित होते हैं ना। भी कोई बोल रहा है भी छोटा बच्चा कोई काम कर दे तो बुजुर्ग कहते हैं ना इड्डो मोटो, तो वो उसी लालच में आगे काम करने लग जाता है जी। तो जो सम्मान है, सम्मान अलग चीज है, प्रशंसा अलग चीज है। इसके अलावा अगर जो धन है वो भी क्या है जी, ऐशनात्मक है ना। धन आकर्षित कर सकता है ना। आप नौकरी लगना चाहते हैं तो समाज सेवा तो एक अलग एंगल हो गया जी, समाज सेवा करनी है, फिर तो फौज में भी जा सकते, काम तो और भी है समाज सेवा के। तो समाज सेवा करनी है, शिक्षक बनना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी तो है कि सरकारी नौकरी है, मैं आवे, आंधी आवे, कोरोना आवे, कोई आवे, भले एक तारीख ने क्या आ जाएगी तनख्वाह। तो आप समाज सेवा के साथ अपनी सेवा भी तो बराबर देख रहे हो, और ये बुरा भी नहीं है। स्वार्थी होना, बीइंग सेल्फिश जो है वो इतना बुरी चीज नहीं है, लेकिन केवल सेल्फिश होना क्या है, हम सेल्फिश हैं, हर कोई व्यक्ति सेल्फिश है जी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप मित्रता भी किस लिए करते हैं जी, कि वो आपके उस कार्य को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आपकी जो इस क्लास में जो दोस्ती होगी या जो स्कूल में जो दोस्ती थी, कोई जो थी वो किसी ना किसी कारण से जुड़ी हुई थी ना। जब वो कारण खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं मूल में जो है वो स्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ इतना नेगेटिव शब्द है कि उसे बोलना जो है ना, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, मारो प्यार स्वार्थ थोड़ी है, हमारी दोस्ती मारो बिल्कुल स्वार्थ थोड़ी है, इतना नेगेटिव बना दिया हमने। लेकिन जो लालच है, जो धन है, पुरस्कार भी क्या हो सकता है जी, पुरस्कार किस रूप में आ सकता है, ऐशनात्मक। अगर मैं वहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा अभी, जैसे यहां निंदा लिख सकते हैं ना, क्या शब्द है, निंदा। और निंदा इतनी गहरी चीज है कि दिमाग ना निंदा में बहुत आनंद महसूस करता है जी। इतना ज्यादा आनंद जो निंदा में लोगों को आता है वो कहीं नहीं आता है। आप खुद पे अप्लाई करके देख लें, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा सक्षम है, हम एक एक शब्द पे जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं काम आएंगे पेपर में जब अप्लाइड सवाल आएगा। निंदा की जो मैं बात कह रहा हूं, आप देख लेना, कोई अगर ऐसे तारीफ करे भी, फलानो मंत्री बहुत बढ़िया है,
फलानो खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, तो ऐसे मजे नहीं आते। ऐसे बोलना कि यार वो क्यों खिलाड़ी है, वो क्यों मंत्री है, बिंगो के डोल है। हमें चुगली में जो आनंद है तन था कि फलानों को छोरो बाज गयो, इतना सुनते ही अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, बिल्ला वो बुरा बुरा। फिर तो हम भले उसको जाने ना, हमारा दिमाग मजे लेने में बहुत इंटरेस्ट रखता है जी। निंदा में चार जने अगर एक चीज के विपक्ष में खड़े हैं तो जो नया जना उस ग्रुप में गया ना वो उनके साथ हो जाता है, क्योंकि निंदा के लिए जाना, सच को साबित करने में दिक्कत है, साबित करना मुश्किल है। झूठ का क्या है, आप कुछ ही बोल दो। कोई आपको ये बोले कि जी अरविंद केजरीवाल तो ईमानदार है, तो बिना सबूत देना पड़ सी, ठीक है, तो वो तो भ्रष्ट है, तो बस हो गया भ्रष्ट। नरेंद्र मोदी गप्पी है, तो हो गया बात ही खत्म। राहुल गांधी पप्पू है, आगे करी बिन साबित ही कौन कर दियो। मैं किसी का समर्थन विरोध की बात नहीं कह रहा, ये जो कमी निकाल दी ना किसी में, वो फिर क्या है, उसको आप झूठ बोल दो, झूठ को प्रमाण ही नहीं चाहिए। आपका दिमाग ऐसे तैयार हो जाता है जैसे आप पहले से मानकर ही बैठे थे। कोई ऐसे आपको ये बोल देना कि वो जो है उसने चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो आप ये नहीं बोलोगे ना यार वो तो यहाँ कौन कर सके, वो तो बहुत, फिर मान लोगा भी बात में। शायद आप पहले से चाहते थे, मौका नहीं मिला, अब मौका मिल गया जी। तो निंदा जो पक्ष है ना वो इतना नॉर्मल रूप में दिमाग के लिए कि दिमाग नेगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा सोचता है। और बात व्यवहार की हो रही है जी, हमारा व्यवहार इससे ज्यादा प्रभावित होता है बजाय किसके जी, सम्मान। आप कितनी देर से बात कर लेंगे जी, वो आदमी तो बहुत ही बोले है, वो तो ये है, वो तो ये, बात ही कौन चल है। लेकिन आप नेगेटिव वे पे जाओ जी, ये सासू बोवर जी नोक जोंक चला वही कहते चले, अनमन चाहो कौन बुझियो, अनमन जेरनियो मारी और अन मेरे न्याणो मारे, और ये दूध में पानी मिलावा है, पानी में छा मिलावा है, उसमें मजे आते हैं उस चीजों में। वैसे बोले मारी बहू तो बहुत ही सुनी, बहुत ही शुद्धि, बहुत ही शानी, ये तीन टप्पा मुक गया, आगे बोले बात ही खत्म होगी नहीं। तो प्रशंसा सम्मान ये चीजें अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो कौन सा है, दिमाग जितना ज्यादा नेगेटिव चीजों के लिए अट्रैक्ट होता है उतना पॉजिटिव चीजों के लिए कभी नहीं होता है। इसके अलावा जो तेज शोर है, मैं या यूं बोल दूं कर्कश ध्वनि, कैसी ध्वनि, कर्कश। तो कर्कश ध्वनि या तीखा शोर कैसा उद्दीपक है, विकर्षणात्मक। वो क्या है, हमें अगर बहुत तेज, जैसे अगर अभी जो बाइक गुजरे, कोई बुलेट मोटरसाइकिल गुजरे और पटाखा बजाने तो जावे जी, तो हम इरिटेट होंगे ना, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा है, भले वो इरिटेट हो रहा है। तो ये चीज है। या जो अंधेरा है जी, अंधेरा भी कैसा उद्दीपक है, अंधेरा कैसा है। लेकिन ये ध्यान रखें किसी अलग स्थिति में अंधेरा कैसा हो सकता है, ऐशनात्मक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा अंधेरे से डर ही लगे जी। कोई और जो चीज है, कोई ये जो सम्मान है, ये जो पुरस्कार है, वो कई बार क्या हो सकता है, विकर्षणात्मक भी हो सकता है। अलग अलग चीजों की अलग अलग, जैसे बढ़ाई वाली जो बात है कि बढ़ाई हर जगह अच्छी हो जरूरी नहीं है, हम सामान्यतः ले रहे हैं जी। तो अंधेरा हो गया, निंदा हो गई, या यहाँ पे क्या आ सकता है जी, जो दंड है, बिल्कुल क्या दिया जाए जी, जितना हमने दंड से सीखा है शायद उतना पुरस्कार से नहीं सीखा। ये भी तो बात है ना। दंड का मतलब केवल मारपीट ही नहीं है, दंड अपमान में भी है, दंड जो है वो डांटने में भी है, दंड आंखों से भी दिया जा सकता है जी। वो जो भय है, वो जो असंतुष्टि है जी, आपने कोई काम किया जिसके लिए किया, वो उतना खुश नहीं है उस चीज को देख के जी, तो वो भी तो अपने आप में क्या है जी, एक तरीके से दंड ही है। तो यूसीएस के कितने प्रकार जी, दो, कौन कौन से, ऐशनात्मक और विकर्षणात्मक। उतार लीजिए ये चीज। तीन शब्द पढ़ लिया हमने, एक तो वैसे पहले से था ही, दो शब्द और जोड़े हैं, एक तो अनुबंधन और एक कौन सा जी, यूसीएस के प्रकार। यहां हम अगर अगली बात
इसमें ऐड करें, अगला जो नाम ऐड करें, कौन सा नंबर है ये, 4 नंबर। इसने एक शब्द दिया जिसका नाम है विलोपन। एक्सटिंक्शन। विलोपन। विलोपन का मतलब जो हमने सीखा है, जैसे हमने अधिगम की परिभाषा पढ़ी थी, क्या थी परिभाषा? अधिगम की परिभाषा, हाँ, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी और वांछित परिवर्तन। यानी जो सीखा है वो हमेशा क्या नहीं रहता जी, स्थायी नहीं रहता। हम कभी ना कभी भूल जाएंगे, उस चीज को काम में नहीं लेंगे। यूज एंड डिसयूज का नियम पढ़ा था ना हमने, तो हो सकता है यह चीज यहां पर भी सेम बात, कि वो कुत्ता जो भोजन और घंटी के साथ बजाने से संबंध स्थापित किया था, उस कुत्ते को उस जगह से कहीं और ले जाया जाए या घंटी बंद हो जाए, 2 महीने तक 3 महीने तक कुत्ता सीधा भोजन ही कर रहा है, तो भूल जाएगा कि घंटी देने के बाद ही क्या है जी। या ऐसे समझ लो इसका उल्टा भी, घंटी बजी उसके बाद क्या आया, भोजन आया। 10-20 दिन 10-20 घंटे जितना भी टाइम लगा, कुत्ते ने संबंध स्थापित कर लिया। अब एक ऐसा पॉइंट आया कि केवल घंटी बजते ही वो क्या गिराने लग गया, अब वो इंतजार करने लग गया भोजन का, नहीं किसका जी, ये बजे दिन बाद भोजन तो पक्को आई जाए कुछ। लेकिन पावलो क्या करे, केवल उस साउंड को क्रिएट करे और बाद में भोजन ना दे। 1 बार ना दे, 2 बार ना दे, 5 बार, तो कुत्ता समझ जाएगा ना कि तेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि वो केवल घंटी बजावे जी, दे कुछ नहीं रहा है। यानी जो सीखा था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उस चीज को क्या कहते हैं अपने, विलोपन कहते हैं। यानी आपने जो सीखा है वो गायब भी हो सकता है, कब, जब हम क्या ना दें, यूसीएस, केवल क्या दें, सीएस। तो केवल किसकी उपस्थिति से, सीएस की, या किसकी अनुपस्थिति से जी, क्या गायब हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, अनुबंधन। खत्म क्या होगा, अनुबंधन। लिखिए, लगातार लगातार केवल सीएस की उपस्थिति, लगातार केवल सीएस की उपस्थिति अनुबंधन को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। महेंद्र जी की क्लास का कंफर्म कर लो पहले, क्या आ जाएगा इसमें, किसकी अनुपस्थिति जी, केवल सीएस की उपस्थिति लगातार क्या कर देती है, अनुबंधन को समाप्त कर देती है। यानी आप एक उस चीज को रोक देते हैं जो मूल थी। कुत्ते ने घंटी में उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, मूल इंटरेस्ट तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हड्डी मिलती है, भोजन मिलता है, तब लार आती है। आप वो ही नहीं दोगे तो फिर कुत्ता जो है वो आपका काम ये नहीं करेगा। ये चीज हमारे लिए भी हो सकती है जी, किसी भी रूप में। जैसे आप जो है किसी शहर से गुजरते हैं, आपने बाइक पे हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और आपका चालान हो गया जी, तो आप ये तो सीख जाएंगे ना कि फला शहर से गुजरे तो बाइक पे क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। लेकिन आप जब हेलमेट लेके अगले महीने गए या 2-3 बार और गए, आपने देखा कि अब वहां कोई ट्रैफिक वाला है ही नहीं, तो अब आप धीरे धीरे उस चालान के डर को क्या है, भूल जाएंगे। अब आप हेलमेट ले जाना भूल सकते हैं, लेकिन तातो अगर चालान हुआ नहीं, हाथों हाथ हुआ है, उस दिन तो आप नहीं बोलेंगे। तो वो सेम बात पढ़ाई वाली जो है, कि आपने जब फीस दे दी उस दिन तो आप जरूरी पढ़ेंगे, ब्याज तो रुपया लागेड़ा। ये अंत तक आते आते हो सकता है अभी लाग गया तो लाग गया, कोई बात नहीं, आप और काम बे जरूरी है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगा जी, विलोपन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो है ना
कि कुछ टाइम बाद फिर से वो घंटी बजे और साथ में भोजन आए, तो कुत्ते को याद भी तो आ सकता है ना। उसी आप बाइक पे हो, उसी शहर में हो, बिना हेलमेट हो, वो आपको ट्रैफिक वाला मिल जाए तो याद भी आ सकता है ना। इसे दोबारा याद आने को क्या कहते हैं? स्वतः पुनर्लाभ। आखिरी पॉइंट लिख लो आज का, स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ, इंग्लिश में इसका नाम होता है, ये जो दोबारा जो नाम है, साइमल्टेनियस रिकवरी। अपने आप क्या हो जाएगी? रिकवरी हो जाएगी। वो चीज जो हम भूले थे, फिर से वही जो चीजें हैं वो याद आ जाएगी। सॉरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, साइमल्टेनियस उसको कहते हैं जी। साइमल्टेनियस अल्टरनेट होता है, यहाँ पे नाम स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। अब ये भी है, जो अंग्रेजी नहीं लिखते थे उनके कोई दिक्कत नहीं है, और जो इसने आज पहली बार लिखा वही गलत होगा, आप पता को लिखा, तो ये भी तो अनुबंधन ही है एक तरीके से। स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है, एकदम से ऑन द स्पॉट जो है वो रिकवरी हो जाएगी। जैसे आपकी अगर किसी से मित्रता है, स्कूल का जो आपका मित्र है जी, बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग कॉलेज में आप पढ़ने लग गए, बाद में अलग अलग कामों में लग गए, अलग अलग फील्ड में चले गए, तो बात कभी कभार हो जाती है। लेकिन अगर वो आप, या बात ना भी होती, वो अगर आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या उसका फोन आए, तो फिर से वो यादें ताजा हो जाएंगी ना, तो उसके साथ जो समय बिताया था। यानी ये धीरे धीरे जो गायब हुआ था उसे तो क्या कह रहे हैं जी हम, लेकिन जो फिर से दोबारा याद आ जाएगा वो क्या है? स्वतः पुनर्लाभ। किसके दोबारा आने से? भोजन। इस सवाल में तो भोजन ही है, और भोजन कौन है? भोजन का नाम, टर्म क्या है? यूसीएस। यानी फिर से यूसीएस आए, अकेला आए, घंटी को साथ में लेकर आए। अगर अकेला, तो इतने दिन कुत्ता भूखा थोड़ी मरा है, भोजन तो उसने किया ही है, लेकिन वो भोजन उस चीज के साथ वापस जिसके साथ उसने सीखा था। ठीक है, घंटी घंटी का ही फर्क है क्या? घंटी मतलब एक तो घंटी का सीधी आवाज है जी, टिंग टिंग है, एक जो है वो ट्रिंग ट्रिंग है, एक घंटी कोई और हो जी। तो कुत्ता क्या हर एक घंटी में लार गिराएगा जी? ये भी बात है, इसमें अंतर है दोनों में, कि अगर कुत्ता हर एक घंटी पे ला रहा है, जमीन यहां लिख तो है फिर तो, अगर वो हर एक पे गिरा रहा है तो भी पावलोव ने नाम बताया। पावलोव बहुत तंग किया कुत्तिया ने, न्यारे न्यारे तरीका हूं, घंटी और भोजन एक साथ, कभी घंटी पे ला भोजन बाद में, कभी भोजन पे ला घंटी बाद में, 2-2 सेकंड बाद, 5-5 सेकंड बाद, 2-2 घंटा बाद। कुत्तियों कोई हाल कौन छुट्टियो। हालांकि नोबेल प्राइज तो कुत्तियों ने मिलना चाहिए, पर वो कुत्तियों 10-12 साल को, इतना उसका उम्र होता है जी, एक्सपेरिमेंट करने में 4-5 साल तो लगा दिए होंगे। भी कुत्ता ऐसे थोड़ी अभी 2 मिनट में सीख जाता है, भी आजा कुतिया। तो वो लार गिराना जो उसने कम से कम 2-3 महीने लगाए होंगे, वो हर एक एक्सपेरिमेंट पे विलोपन कर रहा है, तो बीच में कई दिन छोड़े होनो, मान के चलो उसने चेक करने के लिए ऐसे छोड़ दिया कि अब 7 दिन भोजन नहीं देते, और उसने घंटी बजाई, एकदम से उसको याद आ गया, तो वो तो विलोपन हो ही नहीं। फिर उसने लगातार 17, 18, 20 दिन तक छोड़ के देखा, तब भी विलोपन नहीं हुआ, टाइम तो बढ़ता गया ना उसका। तो अगर वो अंतर ना कर पाए, उसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, और अगर वो अंतर कर दे तो उसे क्या कहते हैं जी? दीपक विभेदीकरण। लिखिए इसके अंदर पहले, स्वतः पुनर्लाभ में, स्वतः पुनर्लाभ विलोपन के बाद जब यूसीएस को, विलोपन के बाद जब यूसीएस को फिर से सीएस के साथ पेश किया जाए, विलोपन के बाद फिर से क्या है, सीएस के साथ पेश किया जाए, तो वैसा ही अनुबंधन देखने को मिलता है।
जैसा पहले था, तो वैसा ही अनुबंधन देखने को मिलता है जैसा पहले था। यानी जो पहले जो दोनों में संबंध था, वैसे का वैसा संबंध क्या हो जाएगा, फिर से स्थापित हो जाएगा। ये रिकवरी है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप दोबारा रिकवरी हो रही है जी। लेकिन ये रिकवरी किसके बाद आती है जी? पहले आप वो भूल गए, उसके बाद क्या हुआ जी? और गौर करो कि मैंने यहां पे मैं बार बार भोजन और घंटी लिखने की बजाय क्या लिख रहा हूं? यूसीएस और सीएस। इसके पीछे वजह यह है कि उदाहरण बदला जा सकता है जी। इस कुत्ते की जगह अगर एक गाय हो, एक गाय को आप यूं समझ लीजिए कि रोज रूटीन में किसी टाइम शाम के वक्त जो है उससे दूध निकाला जाता है जी, ठीक है? तो वो जो दूध निकाला जाता है, और हो सकता है कई गाज की है, बहुत सड़ी हुई है, छोरियां भी बहुत सड़ी हुई हैं, तो पर छोरियां गा भी तो है, कह नहीं कि हमारी छोरी तो गा है, गा तो है, पर दिन बाद में सींग उग जाए। वो ऐसी गाय है कि उसके जन्म में सींग, वो सींग ठपना जानते हैं, ठीक है? वो नट जो है वो लेकर आता है डॉक्टर और ऊपर रख देता है, दर्द भी होता है बेचारी को, और कितना, मतलब इसलिए कहते हैं सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। उसका सींग आना स्वाभाविक था। हमने अपनी सुरक्षा के लिए, कि भगवान ने उसको सींग क्यों दिए? अपनी सुरक्षा के लिए। हमने उसके सींग छीन लिए, तो हमें किसकी सुरक्षा चाहिए और कैसे चाहिए? अब इससे दूध निकालेंगे और इसके बछड़े के हिस्से का दूध हम पिएंगे। ये कहीं मारामारी ना करे तो सींग क्या है? और हम कैसे कह दें कि हम अच्छे इंसान है? बात आती है ना अच्छे बुरे की, तो कहते मैं तो क्यों मारो गरीब, मैं तो बहुत अच्छा। हकीकत में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये तय करना बहुत बड़ी कल्पना है। तो वैसे ही सेम अगर हम कुत्ते की जगह गाय को ले आए उदाहरण में, और उस गाय को जो है एक शाम के समय मान लेते हैं कि जब वो दूध देती है, तो वो साधारणता नहीं देती, मतलब सो के सांस कौन दे जी, तो उसको क्या है, एक आगे व्यक्ति खड़ा करना पड़ता है। महिला दूध निकाले तो वो देती नहीं है, कब तक? जब तक उसके क्या है, कोई गांव के परिवेश में अगर आप हैं तो समझ पाएंगे कि वहां एक बंदा सामने खड़ा हो, लठ ले खड़े हुए, तो जब जब वो हिलता है तो वो उसके जो है वो एक दो मार दे, अरे मैं तो रफा मत के मार सी, मैं तो गुद्दी पर मार सी, कहीं मार दिया, जहां भी मार दिया, तो गाय क्या है, 2 दिन 5 दिन में ये समझ जाएगी कि तुझे हिलना नहीं है। तो ये अनुबंधन किस किस के साथ हुआ है? उस लठ का, और दूध देते समय हिलना नहीं है, ये बात गाय ने सीख ली है जी। ये तो अनुबंधन ही हुआ है। इस भाषा में बोले तो ये क्या है? अनुबंधन है। वो लठ क्या है जी? सीएस है या यूसीएस? वो स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है? देखो, मार से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन वो मार नहीं रहा है, खड़ा है सामने सीधा जी, तब भी क्या है, उसे पता है कि ये मार सकता है, ये बात ही हो गई। लेकिन कई दिन तक, 2 दिन 4 दिन जो है, अब वो मारना बंद, वो आता तो है लेकिन फोन में लगा रहता है जी, इंस्टा बढ़िया जो है रील देख वो करे, तो खड़े हो रहे, और वहां काम चलता रहता है। तो गाय जो है वो थोड़ा चेक करती है, थोड़ा बहुत, मैं पहला पूंछ लागे थोड़ा सा, और कान को नहीं लागे भी भाई जी तो खो रहे, तो धीरे धीरे वो उस दर्द को भूल जाती है जो हफ्ते पहले पड़ा था। यानी क्या हो गया इसका, क्या हो गया? विलोपन हो गया। और भाई जी का इंस्टा पर रिप्लाई को नहीं है, भाई जी रिश्ता मांग, तो वो थोड़ा, अब इस बार तो वो हिली भी नहीं थी बेचारी, इस बार तो कोई नाक में कोई चीज चली गई, थोड़ा जोर से मारा धड़ा से, हाथों हाथ क्या हो गया, स्वतः पुनर्लाभ हो गया। तो इसका सार ये है कि टाइम टू टाइम रिप्लाई आना चाहिए। तो लिखिए इसके अंदर अंतिम जो बात, क्या इसका समीकरण लिखवा दिया ना हमने, कि क्या हो जाएगा, कहां छोड़ा था हमने, देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है, पहले जैसा अनुबंधन देखने को मिलता है, बस यही चीज है। हेडिंग डाल लीजिए, कल पढ़ेंगे जो दो चीज एक साथ लिख लीजिए,
अतः याद करवा दिए क्या पढ़ना है हमें। शब्द है हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उद्दीपक सामान्यीकरण, और इसी के साथ स्लैश लगा के लिख लीजिए क्या, विभेदीकरण। सामान्यीकरण और विभेदीकरण, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, इसको जो अपने कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, जो पढ़ा दिया वो थोड़ा सा भी रीडिंग लगा लो, घर जाए बाद में टेम को नहीं मेरे को धार दूर उसके कही ना टेम होन तो भाई, और कोई बात कौन धार कौन कड़ा होता घर का, घर के धार कड़ा वार तो अड़ा कौन भेज जाता, तो आराम से पढ़ लीजिए।